तो तले उंगली दबा लेते हैं। अगर सरप्राइज न हो जाओ तो बताना, देखो इस वीडियो को और फिर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे बनानी है। सोचो 2016 में जब मैंने पहली बार लेक्चर अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर, उस टाइम पर ये तक वीडियो नहीं थी कि कैसे आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोगों को इस्तेमाल करना है, कौन सा पेन एंड टैब आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। मैंने कौन सी कंट्री नहीं है जिसकी वीडियो देखी, किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आई किसी की लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ में आई, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, किसी ने बोला पेन एंड टैप को ऐसे कर लो। स्टार्टिंग में मुझे कई दिन तो वॉइस को स्क्रीन के साथ में मैच करने में लग गए कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे होना स्टार्ट होगी। तो ये आज की डेट में जो मैं 5 मिनट में भी लगती है जब किसी लेक्चर को स्टार्ट करने बैठता हूँ, तो भी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल रहेगा। G20 के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो G7 तो फिर भी आसान टारगेट है। इसकी जो समिट है अभी 15 से लेकर 16 तक आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिली, जापान के अंदर में। तो जो यहाँ पर सोप्रो जो जापान है, वहाँ पर इसकी समिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली कि किस तरीके से कार्बन फ्री बनाना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को, इनकी जो बिजली का उत्पाद किया जाता है उसको कार्बन फ्री बनाना है। और इसी के साथ में यहाँ पर अभी कोयले को आराम आराम से फेज आउट करना है, इसमें भी एक्सेलरेशन लेकर आना है और फेज आउट करना है। ये G7 जो देश है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल अगर इनको मैप के ऊपर में आप लोग अच्छे से देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये देश नजर आएंगे। इसमें आप लोगों को कनाडा, यूके, यूएसए ये कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में इसमें आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जापान। जापान इकलौता एशियन कंट्री आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसी के साथ में आप लोगों को फ्रांस, इटली और जर्मनी, और बाकी जो भी मीटिंग होती है उसमें यूरोपियन यूनियन जो कि इनके दद्दा है वो तो साथ में सके, तो ये अफोर्डेबिलिटी होती है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में बात करें यहाँ पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन किया जाएगा ग्रिड का। जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में किसी घर में सोलर पैनल लगे, उसने अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है उसके बाद में भी इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा बना ली, तो वो उसको बेच सकेगा, तो उससे पैसे कमाने की भी बात की गई थी। तो नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन यहाँ पर और स्मार्ट मीटर जो नेशनल प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, इसी को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म, अचीव और ट्रेड के बारे में बात की गई इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखकर हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है। यानी कि हमारा देश भी इस ओर काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो G7 कंट्री है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 7 कंट्री है, वर्ल्ड की मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड इकोनॉमी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर काम कर रही है। इसी के साथ में इनका अगर बात करें, ये कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना ही कोई फिक्स हेडक्वार्टर है जहाँ पर इसकी मीटिंग होती है, वहीं पर देखने को मिलती है, ये काम करने लगते हैं। और जो भी इन्होंने डिसाइड किया है अभी सारी बातें, ये किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि ये तुमको करना ही करना है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, और 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि ओनली 10% दुनिया की पॉपुलेशन है इनके पास में, और 40% ये जीडीपी ले बैठे हैं। तो इतने अमीर हैं ये, अगर आप लोग देखो। अगर बात करें यहाँ पर, जैसे आप लोग नेटो बॉडी देखते हो, ठीक है, तो अनलाइक अदर बॉडी सच एज नेटो, उसके जैसे नहीं है। G7 कंट्री का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कोई ऑफिस, कोई ऑफिशियल मेंबर आप लोगों को नॉर्मली जो देखने को मिलते हैं, तो वो पैटर्न नहीं है इनका, ठीक है। अगर बात करें नेटो का, आप लोगों को हेडक्वार्टर पता है कहाँ पर, आप लोगों को पता है, ठीक है, कब स्टेब्लिश किया था, क्या क्या किस तरीके की चीज़ें फॉलो करते हैं। खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक को हाथ लगा दिया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, सारे नेटो मेंबर उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। बताइए कितने नेटो मेंबर है और रिसेंटली कौन सा नेटो मेंबर अभी यहाँ पर ऐड हुआ है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। तो इस जैसा नहीं है G7 अगर आप लोग बात करेंगे। तो प्रेजेंट कौन मेंबर है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, तो क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूज मत होना। अभी यहाँ पर जैसे बात करें G20 के बारे में आप लोगों से पूछ लिया गया था, पर क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल्सो द
बात की जा रही है जून या फिर जुलाई में जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए फर्स्ट मिशन होगा हमारा सूरज के लिए। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली लार्जेस्ट जो पेलोड है यहाँ पर मिशन है आदित्य, सूरज का पर्यायवाची है आदित्य, याद रखिएगा, जिसका नाम है आदित्य L1। तो L1 की पोजीशन पर जाकर बेसिकली यहाँ पर ये रखा जाएगा और यहाँ से जो हम लोग सूरज की स्टडी करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है ये। आप लोग GS पेपर 3 जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये जो शब्द है L1, किस किस को पता है कि L1 है क्या? अगर इसको आप लोगों को बोलो कि काउंट करना है तो कैसे आप लोग इसको देखते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। वैसे इसको यहाँ पर बेसिकली लैग्रेनियन पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पर सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम लोग बैठकर एक सिस्टमेटिक इमेज की स्टडी करेंगे, वो पॉइंट है लैग्रेनियन पॉइंट, जो कि L1 पॉइंट है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगा और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी स्टेट पीसीएस के अंदर पूछे जा चुके हैं। मैंने आप लोगों से एक पर्टिकुलर मिशन के बारे में बात की थी, वो मिशन क्या था? शुक्र ग्रह का, शुक्रयान के बारे में बात की थी ना। तो 2031 में हम लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च तो हालांकि करना था रिसेंटली, पर लेकिन बहुत सारे रीजन की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। पर फिलहाल जो अभी प्रोजेक्ट है हमारे पास में वो है आदित्य L1। तो आदित्य L1 हमारा पहला मिशन है जो कि सूरज के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली किसके द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है? अगर देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसके द्वारा यहाँ पर अभी ये जो पेलोड है इसरो को सौंपा गया है लॉन्च करने के लिए यहाँ पर। इसके बारे में मैं अभी कुछ और बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि इसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर आदित्य L1 मिशन का? ये जो है बेसिकली बताने वाला है कि सूरज के अंदर में जो सोलर स्टॉर्म होते हैं उनके बारे में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने वाला है। यानी कि सूरज के अंदर में जो भी यहाँ पर ऐसे तूफान आते हैं तो उसके बारे में स्टडी करेगा किस तरीके से वो क्रिएट होते हैं। और अब तक का पृथ्वी से बाहर जाकर हमारे 2 मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहे। पहला था चंद्रमा का यानी कि चंद्रयान वाला मिशन, दूसरा हमारा जो मिशन था वो था मार्स यानी कि मंगल ग्रह यानी कि मोम मिशन, यानी कि मामा और मोम, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चल रहे हैं किसकी तरफ को? अब चल रहे हैं पापा यानी कि सूरज की तरफ को। सूरज की रोशनी जो है वो धरती पर जीवन का एक क्रिएचर, एक तरीके से क्रिएट होने का एक प्रतीक माना जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है यानी कि एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर किसकी वजह से होती है? वो सूरज यानी कि सन की रोशनी की वजह से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं अगर सूरज ना हो तो धरती पर जो जीवन है वो असंभव यहाँ पर हो जाएगा। तो चांद और मार्स के बाद में यहाँ पर बेसिकली हमारा ये मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर मिशन है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेक्स्ट टारगेट सेट करेगा कि हाँ हम लोग भी इस तरीके से ऐसे मिशन जो है वो यहाँ पर सक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए जो पैसे की बात यहाँ पर की जा रही है वो लगभग 1275 करोड़ रुपये है। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर ऊपर नीचे घटते बढ़ते रहते हैं। इसके अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट जाने वाले हैं वो बड़े ही शानदार है। कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे रटने नहीं है सारे। सबसे पहले तो यूज़ क्या किया जाएगा? तो पावरफुल SLV यानी कि PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये यूज़ यहाँ पर किया जाना है। जो लॉन्च व्हीकल होगा जो फर्स्ट सोलर मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर पापा भी बैठ के जाएंगे। पापा मतलब प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सारे मेजर पेलोड हैं जो कि आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पेलोड का मतलब क्या होता है? पेलोड का मतलब होता है कि प्रमुख जो भी इसके अंदर में इंस्ट्रूमेंट या फिर आइटम जो जाने वाले हैं। तो VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन जो कोरोनोग्राफ है, इसी के साथ में UIT, इसी के साथ में ASPEX। तो ये रटने नहीं है पर हल्का सा फिर भी पता होना चाहिए कि नज़रों में निकाल लिया एक बार कि पता चले कि कुछ बन रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग ये ना लगे कि यार ठगा सा ना लगे यार ये तो बताया नहीं था, ठीक है। तो हल्का सा एक आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। स्टडी किसकी की जाएगी? तो आउटर मोस्ट जो लेयर है सन उसकी की जाएगी। कोरोना, ये कोरोना बीमारी वाला कोरोना नहीं है, ये सूरज का पार्ट है। और बेसिकली क्रोमा स्फीयर कि यहाँ पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा ताकि इसके बारे में हम लोग पता लगा सकें, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कल को चलकर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो लगभग 400 किलोग्राम जो है स्पेस क्राफ्ट जो है वो सन की स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पर PSLV के थ्रू यहाँ पर भेजने वाले हैं, ठीक है।
तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगी जहाँ पर ये जाकर चीज़ें रुकेंगी, जिसको मैंने अभी L1 बोला था, तो ये लगभग यहाँ से 1.5 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर जाकर यहाँ पर ये स्टडी करने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। 7 लगभग ये इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, 7 ही हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 टोटल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ये लेकर जाने वाला है, जो कि अलग अलग तरीके से सूरज के ऊपर यहाँ पर फोकस करने वाला है, अलग अलग एरिया में सूरज के ऊपर। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का सबसे टेक्निकल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एक काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। जैसे मैंने बोला कि आदित्य L1, तो L1 क्या है, ये है लैग्रेंजियन पॉइंट। तो लैग्रेंजियन पॉइंट अगर कोई आप लोगों से डायरेक्ट पूछे यार ये कैसा पॉइंट होगा, तो लैग्रेंजियन पॉइंट को आप लोग ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं, एक पार्किंग स्पॉट की तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं।
बेसिकली उसको सेलिब्रेट करते हुए नेशनल पंचायत अवार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम हमारे देश के अंदर में जब इस्टेब्लिश किया गया तो ये ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर में नहीं था। ठीक है, तो एक तरीके से पंचायत जो है उसको ग्राउंड लेवल पर एक तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम माना जाता है, बहुत ही तगड़े वाला। तो ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जितेंद्र जो सिंह है हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा युवा पोर्टल की बात की है ताकि जो यूथ के स्टार्टअप जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। बिजनेस बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस है यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ट्राइबल अवेयर मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं ये अर्जुन मुंडा साहब, इनके द्वारा मार्केटिंग लॉजिस्टिक और डेवलपमेंट करके यहाँ पर PTPNER स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है मणिपुर के अंदर में। इससे क्या रहेगा, ये एक सिस्टम क्या होता है, मतलब लॉजिस्टिक वगैरह जब यहाँ पर बोलते हो, ये इस तरीके से सपोर्ट बोलते हो, तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि कुछ चीज़ों को इस तरीके से हम लोग सपोर्ट करके चलें ताकि वो चीज़ जो है ग्राउंड लेवल पर अपना एक सही इम्पैक्ट दिखा सके। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, एक ढांचा सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, जिससे कि अगर बात करें तो यहाँ पर अंडर द रिन्यूएबल जो एनर्जी मिशन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर इसको मिनी रत्ना कैटेगरी का स्टेटस यहाँ पर दिया गया है ताकि आने वाले टाइम में और अच्छे से चीज़ों को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा, देखो यहाँ पर अगर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है मिनी रत्ना की कैटेगरी में आ गई है, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको बहुत ही अच्छे सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पर, और ये एक तरीके से जो सोलर एनर्जी वाला सेक्टर है वो और अच्छे से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हाईएस्ट क्रेडिट है यहाँ पर अगर बात करें इसकी, तो अच्छे से काम करने वाली ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। नासा का हाई रिजोल्यूशन होती है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसके तहत काम करती है, जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तमिलनाडु ने चूज किया है यहाँ पर अंश काम करती है, जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, के लिए यहाँ पर तो लॉन्च किया गया उत्तराखंड स्टेट के द्वारा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इनिशिएटिव जो है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा ये और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये हेल्प यहाँ पर एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर द हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ स्टॉक, यानी कि जो जानवर हैं उनके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें कम्युनिटी बेस्ड जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी, जो खासकर एक तरीके से इस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज भी रखने वाले हैं। इनको पर्टिकुलर अगर कोई काम भी करना है, सिर्फ बिजनेस करना है, तो उनको प्रॉपर लोन मिल सकेगा, सपोर्ट प्रोवाइड देखने को मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कि हम लोग कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीज से एनिमल्स को बचा सकें, और इसकी वजह से फिर इंसानों में भी दिक्कतें देखने को मिलती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसके तहत काम करती है, जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तमिलनाडु ने चूज किया है यहाँ पर अर्नस्ट एंड यंग एज ए कंसल्टेंट फॉर द एनालिसिस 50 सेलेक्टेड पब्लिक स्कूल इन द स्टेट के अंदर में। तो क्वेश्चन पूछने वाला आप लोगों से एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। स्कीम का नाम क्या है, यहाँ पर ये बात की जा रही है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। कई सारे प्रोडक्ट हमारे देश से बाहर बेचे जाते हैं तो उन पर ड्यूटीज़ लगती हैं, पर लेकिन कई सारे ऐसे आइटम है जिनको ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है ताकि आसानी से बेचे जा सके बाहर ले जाकर, और उनका प्राइस भी थोड़ा कम रहे। तो सारी लुंगी भी इंक्लूड किया गया इसमें, खासकर अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर रिमिशन हो गया, इनके रिफंड होगा, खासकर अगर कोई इस तरीके से प्रोडक्ट बेच रहा है। ये स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी ताकि हमारे देश से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर ये स्कीम यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी फायदा भी इससे हो रहा है। तो जो लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं तो दिक्कतें देखने को मिलती है, यानी कि हर एक चीज़ पर कोई ना कोई टैक्स लगता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे कि अगर आप लोग आज के दिन में कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसमें जीएसटी आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे एसएलवी से भी जब आप लोग एपीएफसी के कोर्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं तो जो कोर्स होता है उसमें 18% जो है आप लोगों को देखने को मिलता है, नीचे जीएसटी लिखा रहता है। यानी कि सरकार ये बोलती है कि हम लोग ये टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग हमारे बिहाफ में ये टैक्स ले लो, यानी कि ये इस पे जो है डायरेक्ट टैक्स का पैसा कट जाता है। जैसे यहाँ पर ये आप लोग पैसा देते हैं तो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो है इनडायरेक्ट वे में आप लोगों से कितना टैक्स कलेक्ट करती है। आप लोगों को लगा कि कोर्स खरीदा है कि सर के पास में यहाँ पर एक तरीके से सर की टीम को ये